नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कृपया कुछ समय के लिए आप लाइव को ज्वाइन करें। जैसे कि होली का पर्व आ रहा है, सभी देशवासियों को और सभी मेरे दोस्तों को, सभी चाहने वालों को, सभी फॉलोअर्स को बहुत बहुत रंग भरी होली की शुभकामनाएं। आजकल जैसे कि एग्ज़ाम्स का समय है, बच्चों के एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं या लगने वाले हैं, उन सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे अच्छा करें, बिना टेंशन लिए, बिना तनाव लिए, अपने जो साल भर मेहनत करी है उस पर फोकस करें और बिना नकल किए हुए करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए जल्दी से ज्वाइन करें आप मुझे। आज का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही स्तब्ध कर देने वाला है और मुझे लगता है उस विषय पर बात करना, हम सबको बात करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम सोशल मीडिया पर तो बहुत व्यस्त रहते हैं या हर जगह व्यस्त रहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे हम दूर भागते हैं, या कई बार सोशल मीडिया पर आते भी हैं तो हम उन मुद्दों को शेयर कर देते हैं। मुझे लगता है शेयर करने की बजाय हम उस पर वार्तालाप करें, उसके ऊपर अपने विचार साझा करें, एक दूसरे को बताएं उस समस्याएं जो हैं, कहाँ समस्या है, उसका समाधान कैसे है। इस पर यदि हम बैठ कर के बात करेंगे तो हो सकता है जो समस्या आज समाज में है, शहरों में है, या कहीं भी जो घटना घट रही है, कल को ऐसा ना हो कि हमारे साथ घटना घटे, हमारे पड़ोस में घटे, हमारे घर में घटे। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर आज की श्रृंखला में मैं हाजिर हुई हूँ। तो कृपया जल्दी से सभी से निवेदन, थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं आप अब शॉर्ट करूंगी, बहुत कम समय के लिए। यदि आप जल्दी आ जाते हैं तो मैं जल्दी ही इसको निपटाऊंगी। तो कृपया आप सभी जल्दी जल्दी से जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सब लोगों का जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन भी आते हैं कुछ लोगों के, वो बताते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रेरणा देता है। आपकी इस तरह से मुझे हौसला अफजाई करना मुझे बहुत प्रेरित करता है इस कार्य के लिए। तो मुझे लगता है कि आप भी मुझे बताएं कहाँ पर मैं सही हूँ, कहाँ पर मैं गलत हूँ। कृपया मुझे अवश्य ही आप संदेश दें, मैसेज करें, थंब दें, आप कुछ भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट जो है अवश्य करें। और आपके इर्द गिर्द भी यदि कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको लेकर के यहाँ पर हम बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल, चाहें क्या, आप ज़रूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे YouTube चैनल मन की लेखनी को भी अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो आप उसे लाइक शेयर अवश्य करें। और पेज से तो आप जुड़े ही हैं, जुड़े रहिए, औरों को भी हो सके तो प्रेरित करें पेज से जुड़ने के लिए। मौसम करवट बदल रहा है क्योंकि बसंत ऋतु आ गई है, होली आने को है, मौसम अच्छा हो गया है। सभी अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। चलिए मैं आज शुरू करूंगी आज की श्रृंखला का। आज की श्रृंखला में मेरा विषय रहेगा घर के अंदर का खतरा। क्योंकि कई बार खतरा जो है वो बाहर से होता है, जिसको हम थोड़ा बहुत भांप भी लेते हैं, या हम शंका में रहते हैं, हम थोड़ा सा संदेह में रहते हैं, हम थोड़ा सा जुगाड़ में रहते हैं, एहतियात बरतते हैं कि कहीं ना कहीं बाहर से खतरा हो सकता है।
लेकिन बहुत ही दुखद है और बहुत ही हैरान करने वाला है कि जब खतरा जो है वो हमारे घर से होता है, हमारे अंदर से होता है, हमारे अपनों से होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो उस प्रकार के खतरे के लिए मुझे लगता है कि शायद हम तैयार भी नहीं होते और हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि इस प्रकार का खतरा जो है वो हो सकता है। और मैं बात करूंगी आज ऐसे ही खतरे की, घर के अंदर का खतरा। आखिर इस खतरे से कैसे बचा जाए और ये खतरा जो है क्यों हो रहा है, इसमें गलती किसकी है। तो आप शायद समझ रहे होंगे, अंदाजा लगा रहे होंगे। मैं बात करूंगी लखनऊ के उस मर्डर केस की जो अभी अभी कुछ समय पहले ही लखनऊ में हुआ है, जो एक युवा बेटे के द्वारा फादर का किया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है और चौंकाने वाला है, स्तब्ध करने वाला है, जो इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाला है। एक अच्छे घर का बच्चा, एक बहुत ही समृद्ध परिवार का बच्चा, जिसका घर जो है वो 20 करोड़ की लागत का है। इतने समृद्ध परिवार का बच्चा जिसके पिता के शहर में 18 से ज्यादा लैब हैं, पैथ लैब हैं, 2 शराब के ठेके हैं, बहुत ही समृद्ध परिवार है। और दुख की बात है कि उस बच्चे की मां नहीं है, वो जो कि 9 साल पहले मां की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे बच्चे ने अपने पिता को ही उन्हीं की रिवॉल्वर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया, सिर में गोली मारी और पिता जो थे वहीं ढेर हो गए। बहुत चौंकाने वाला है और बहुत दुखद है। जबकि हम लोगों के लिए ये सामान्य बात लगती है, पर मुझे लगता है कि बहुत दुखद है यदि समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, और बहुत जगह घटी भी हैं, घट रही हैं। एक वर्ष में 20 से लेकर 40 केस जो हैं एक साल में पूरे इंडिया में इस प्रकार के केसेस आते हैं, जहां पर बच्चे, खुद के अपने पैदा किए हुए बच्चे जो हैं ना, और ज्यादातर नाबालिग भी हैं, जिनमें बच्चे जो हैं वो अपने माता और पिता को मौत के घाट उतार देते हैं। कारण कुछ हैं, उसी पे बात करेंगे कि क्या कारण है, किस लिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कारण से भी ज्यादा जरूरी है कि हम उसके किस तरीके से बचाव किया जाए उसके ऊपर आए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में ही 2023 में एक 16 वर्षीय लड़के ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। फिर गाजियाबाद में ही 2023 में अपनी मां को एक नाबालिग ने ही मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बेंगलोर में 2022 में, हैदराबाद में, और 2021 में शायद इंदौर में अपने ही बच्चों ने, अपने ही बेटे या बेटी ने अपने पेरेंट्स को मौत के घाट उतार दिया। तो बहुत दुखद है, चौंकाने वाला है। ऐसा ना हो इसके लिए मुझे लगता है कि हमें आना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि सब ये सामाजिक समस्या है। ये सरकार के द्वारा, मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें कुछ ज्यादा योगदान रहेगा। मुझे लगता है कि हम सामाजिक लोगों का, हम पेरेंट्स का, हम परिवारों का ही इसमें रोल रहेगा ज्यादा, और आपस में बात करेंगे। इस समस्या को हमें ही मिल बैठ के सुलझाना होगा और इससे बचना होगा, सचेत रहना होगा। अब बात करती हूँ, मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत। शकुंतला शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जो भी आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए कृपया, और हो सके तो आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मेरी इस लाइव को यदि आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो हैं एक जागरूक इंसान हैं, जागरूक नागरिक हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी का भला हो, कोई बच्चा, भगवान ना करे, कोई बच्चा जो है वो ऐसा करने का सोच रहा हो, उसके मन में ऐसा हो, तो शायद उसके दिमाग के पर्दे जो हैं वो थोड़ा खुलें, वो समझे, और उसकी बात को, हो सकता है कि पेरेंट्स भी उसकी बात को समझ पाए, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ पाए और कुछ जो है हल निकले इन बातों से। तो मैं चाहूंगी कि कृपया आप मेरी इस वार्ता को शेयर करें, इस लाइव को अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बात करूंगी कि वो बच्चा जो है इतने समृद्ध परिवार का है। यदि तो गरीब होता है तो समझ लेते हैं कि किसी ना किसी तरीके से गरीबी रही होगी, वो कुंठित रहा होगा, पैसों की कमी रही होगी, तब उसने ऐसा किया। लेकिन यहाँ तो समृद्ध परिवार है। हाँ, एक बात की कमी है कि माँ नहीं है, तो शायद बच्चा जो है वो कुछ खुलकर बात नहीं कर पाता होगा, या जो भी था। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है कि पिता ने 9 वर्ष से अपनी मैरिज जो है वो नहीं की, जबकि सभी ने, परिवार वालों ने, पेरेंट्स ने, बहनों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, सबने ये सुझाव भी दिया कि आप शादी करिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, छोटी आयु है। क्योंकि उन पिता की आयु जो है वो शायद 50 ईयर्स की है। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपको बच्चे भी पालने हैं, तो कैसे चलेगा? इतना बड़ा कारोबार है, व्यवसायी हैं आप,
लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा बच्चों की लाइफ प्यारी है। ऐसा ना हो कि दूसरी जो औरत कोई घर में आएगी तो शायद वो बच्चों को इतना प्यार नहीं दे पाएगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि घर में कोई कलह क्लेश हो, तो मैं शादी नहीं करूंगा। और कितना दुखद, उस बच्चे ने कभी नहीं सोचा, जिस फादर ने उस बच्चे के लिए इतना सोचा, उस बच्चे ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे फादर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और इस प्रकार का कदम उठा लिया। अब बात करेंगे कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये घटना सुनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो अनजान है उनके लिए थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। हो सकता है कि कई बार नहीं पता होता। उस बच्चे ने कई बार पेरेंट्स से बात होती थी, पेरेंट्स, उसके फादर जो थे, उसकी एक छोटी बहन भी है जो 11th में पढ़ती है, पेरेंट्स चाहते थे, फादर उसके चाहते थे कि बच्चा जो है हमारा वो कुछ अच्छा पढ़े लिखे। हर पेरेंट्स गरीब से गरीब भी चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, और अमीर तो क्यों नहीं चाहेगा, उस पर तो हर सुविधाएं हैं, कोचिंग है, पैसा है, हर चीज है। और उनकी पैथ लैब भी थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारा बच्चा जो है वो नीट की पढ़ाई करे, कुछ अच्छा बन जाए, यदि डॉक्टर बन जाएगा तो शायद मेरे बिजनेस को अच्छा संभालेगा। बहुत बच्चे को कोशिश की, बच्चा शायद नहीं कर पाया, नीट नहीं कर पाया, तो उसने पेरेंट्स से, अपने फादर से बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पेरेंट्स ने मान लिया कि अच्छी बात है, नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी बताते हैं कि रिसेंट 1 महीना पहले ही परिवार जो था वो वैष्णो माता मत्था टेकने गया था, लेकिन बच्चा पीछे से कुछ जेवर और नकदी लेकर के कानपुर भाग गया था, और बहुत सी बातें लिख करके छोड़ गया था वो। तब भी उसको जैसे तैसे समझाया बुझाया, ले करके घर आए। जो भी रहा होगा अंतर मन में बच्चे के क्या था, या आपस में घर की बात घर वाले जानते हैं, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया पे या पुलिस के द्वारा सामने बातें आ रही हैं, यही था कि बच्चे के मन में कुछ था, उसके प्रेशर था, उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था। जबकि पिता मान भी गए थे कि कोई बात नहीं, ठीक है, तू जो करना चाहता है करो। और पिता ने इसीलिए उसको एक लैब जो है वो उसको संभाल दी थी कि तुम इस लैब को संभालो, ताकि आपको भी लगे कि नहीं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, और बच्चे को भी लगे कि नहीं, पापा ने मेरे ऊपर कुछ छोड़ा है, और आय का भी उसके कुछ मिल जाता होगा उससे। दूसरा, बच्चा ये कह रहा था अपने पिताजी से कि आप सारे के सारे लैब जो हैं उनको क्लोज करिए, और उसके बाद एक हम रिजॉर्ट शुरू करेंगे, और उसी में ही हम होटल जो है वो चलाएंगे, उसी से हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पिता को ये बात पसंद नहीं आई कि नहीं, हमारा इसी से ही हमारा काम अच्छा चल रहा है, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। हो सकता है थोड़ी सी बहस हुई होगी। पिता ने कहा कि यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम अलग से अपना करो, ये मैं कर रहा हूँ, मैं करता रहूंगा, तुम अपने अलग से करिए, पढ़ भी नहीं रहे हो जो भी था। और वो जबकि वो ग्रेजुएशन कर रहा था, शायद वो बीकॉम कर रहा था। बच्चे के मन में कहीं ना कहीं मन कुंठित था, उसके मन में कुछ ना कुछ बात थी जो खुलकर कभी सामने ही नहीं आई। और बच्चा जो था वो अपने पापा के प्रति अंदर ही अंदर कुछ ऐसा भाव लेके बैठा था कि उसके मन में बच्चे के प्रति, पिता के प्रति कुछ दुर्भावना थी। 19 तारीख की, अभी जनवरी की बात है, फरवरी की बात है, 19 फरवरी को बच्चे के पिता जो हैं वो कहीं फंक्शन में गए थे, मैरिज में गए थे, वहां से रात के 1:30-2 बजे वापिस आते हैं। शायद थोड़ी शराब पी रखी थी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बच्चे ने भी पी रखी थी। और जैसे ही वो आए तो कुछ बच्चे आपस में, दोनों की बात हुई, फादर ने पी रखी थी तो ऑब्वियसली थोड़ा बच्चे को बोला होगा। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा बोलते हैं, गुस्सा आता भी है तो पढ़ने के लिए आता, तुम पढ़ते नहीं हो, कैरियर बनाओ। हो सकता है ऐसी कुछ बात हुई होगी, और बच्चे ने उसी समय दोनों की बात हुई, और ना जाने उसके मन में क्या आया। और पिता ने भी कहा कि ठीक है, नहीं पढ़ना है तो ठीक है। और तब पिता ने जैसे ही मुड़े और उसने उन्हीं की रिवॉल्वर से उनके सिर के ऊपर पीछे से गोली मारी, और वहीं पर उनको ढेर कर दिया। ये थी स्टोरी। चलिए, मुझे स्टोरी बताने का कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इतना समझिए कि फादर को इसके बाद उसने क्या किया। बहन भी वही है, बहन को उसने डराया धमकाया, बहन भी चुप करा दी कि तू किसी को नहीं बताएगी। और फादर को अब पूरी बॉडी को कहाँ रखना है, क्या करना है, लेकिन नीले ड्रम में नहीं बॉडी आई। यहाँ आप सुनिए नीले ड्रम वाली बात। बॉडी ड्रम में जब नहीं आई तो उसने आरी लेकर के अपने पिता की बाजुओं को काटा, टांगों को काटा, और जब कोशिश करी फिर से डालने की, फिर से जब नहीं डला तो फिर सिर को भी अलग कर दिया धड़ से, और सब चीजों को अलग अलग ले जा करके कहीं किसी दरिया के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया लपेट करके, और जो उनका धड़ था उसको एक चद्दर में लपेट करके अपने घर के सबसे नीचे वाले माले में नीले ड्रम के अंदर रख दिया। बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही दुखद है। चलिए, गलती हो गई तो वो इस तरीके से अपने पिताजी को इस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देना, बहुत, कहाँ बताइए कितना दुखद है। बताते हुए मुझे बुरा लग रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद
उसने अपने पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में जाकर के कि ऐसे ऐसे मेरे पिता जो हैं वो दिल्ली गए थे किसी काम से और अभी तक नहीं लौटे हैं, गुमशुदा की तलाश शुरू हुई। पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ बेटे के ऊपर, क्योंकि बेटे को रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। पुलिस वालों ने जब शक्ति दिखाई तो बेटे ने सब कबूल किया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, और सब पता लगा, ड्रम भी दिखाया, एक एक चीज जो है वो औजार मिले, वो कपड़े मिले, हर चीज जो थी वो मिली कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। बहुत ही दुख की बात है। अब पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारी ही परवरिश में शायद कुछ खोट रहता है, कुछ दोष रहता है, जो कि अनजाने में ही हम कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात, पेपरों का समय है, एग्जाम का समय है, सभी बच्चों को बहुत टेंशन है, बच्चे डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही आप अपने बच्चों को कम से कम प्रेशर मत दीजिए कि आप पढ़िए। बचपन से ही बच्चों को आदत डालिए कि वो स्मूथली पढ़ते रहें, आपके बिना बोले ही वो अपने इस प्रकार का उनसे व्यवहार कीजिए बचपन से ही कि वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा समझने लगे कि हमारे लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। तो ऐसा माहौल घर में बनाएं कि बच्चे जो हैं पढ़ाई को बोझ ना समझें, अच्छे से पढ़ पाएं, उनके ऊपर हम प्रेशर ना बना पाए। ऐसा ना हो कि हमें डंडा लेके उनके पीछे भागना पड़े। थोड़ा सा तनाव से बच्चों को मुक्त कीजिए, क्योंकि आज के समय में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, पढ़े लिखे बच्चे इस प्रकार से निर्ममता से अपने माता पिता की हत्या कर रहे हैं। एक तो होता है कि चलिए गलती से गुस्से में आकर के मार दी, उसके बाद कैसे उसने अपने पिता के अंगों को काटा है, तो ये बहुत दुखद है। तो मुझे लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। ये दो कारण मुख्य, अब हम इसके कारणों पे यदि आए तो यही है कि सबसे मुख्य कारण गुस्सा है। बच्चों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, जरा जरा सी बात पे गुस्से हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि तनाव, बच्चे तनाव में हैं, अपने भविष्य में उनकी कैरियर का तनाव है, अपनी पढ़ाई का तनाव है, जो घर वालों के साथ जो उनका व्यवहार है, उस तनाव में बच्चे जो हैं अक्सर रहते हैं। तो इसी के कारण वो जो ऐसी कुछ घटनाएं जो हैं वो कर देते हैं। उसके आगे आता है अपेक्षाएं। हम अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा रखते हैं बचपन से ही। हम खुद में अपनी बात भी कहूं तो हम बचपन से ही तुम क्या बनोगे, क्या करोगे, हर माँ बाप की यही रहती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। भले ही माँ बाप ना पढ़े लिखे हों, लेकिन वो हमेशा से चाहते हैं कहीं से भी उनके लिए पैसा जुटाएं और अपने बच्चों को आगे पढ़ाई पे लेकर जाएं। तो मुझे लगता है कि आज वो समय नहीं है। बच्चों से इतनी ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए कि हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर ही बने, नीट ही दें, जेईई का ही करें, इंजीनियर ही बने, या कुछ खास अच्छे ओहदे पे जाएं। मुझे लगता है कि सभी जो भी सर्विस है, जो भी क्षेत्र हैं, सभी का सम्मान करें। जहां बच्चे की क्षमता है बच्चा वहीं जाए, और वो ज्यादा अच्छा होगा अपनी इच्छा से कुछ करे, वो अपने मन का बताए कि मुझे ये बनना है। हाँ, बचपन से उसके अंदर आप ये भरिए कि आप पढ़िए, मेहनत करिए, कुछ ना कुछ आपको अच्छा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन में बच्चों के साथ इतना बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाड प्यार देने लग जाते हैं, और बाद में एक समय आता है जब हम बच्चे पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं कि नहीं अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ो। तो मुझे लगता है कि स्मूथली बच्चों से स्टार्टिंग से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाइए कि उनको मेहनत करनी है, उन्हें वैल्यू बताइए, एजुकेशन की वैल्यू बताइए कि क्या इसकी महत्व क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है, ऐसी इस प्रकार की चीजें। और उसके बाद बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाना, बच्चों का बहुत ज्यादा इच्छाएं रखना, महत्वाकांक्षाएं हो जाना कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस प्रकार भी बच्चों को यदि बच्चे इस प्रकार की महत्वाकांक्षा जो है वो पाले रखते हैं तो उसके अंजाम भी थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि जैसे इस बच्चे को था, अभी तो ग्रेजुएशन में है, एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसके पास उसके पिता ने गाड़ी भी दी है क्योंकि वो अच्छे घर का था, गाड़ी दी है उसको, एक लैब जो है वो भी उसके सुपुर्द कर दी कि तुम इससे देखो, इसकी देखभाल करो, चलाओ इसको। साथ के साथ उसको बच्चे को ये है अभी से ही कि नहीं मुझे तो अपना आप ये बंद करिए, मुझे ये कारोबार करना है। पिता के कारोबार में वो टांग अड़ा रहा है और फिर बोलता है कि मुझे ये करना है। तो ये महत्वाकांक्षा नहीं तो और क्या है। आप अपना पढ़िए तो सही, अपना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप अपने तरीके से कमाइए, या माता पिता के साथ प्यार से बात करके आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हम बच्चों के साथ हमारी अच्छे से वार्ता ही नहीं हो रही है। मुझे ये लगता है कि यदि हम बच्चों के साथ बैठ करके, क्योंकि फादर का इतना बिजनेस है, फादर को कभी किस शहर में जाना है, कभी कुछ काम है, माता है नहीं, और बच्चे जो हैं वो दोनों अकेले हैं, और बच्चा सोचता रहता है फ्रेंड्स के साथ, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है।
तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं हम खुलकर बात नहीं करते हैं और बच्चे अकेलेपन में जूझते रहते हैं और जूझते जूझते वो अपने अबोध मन पर जो उनका बाल मन है बचपन से ही वो ना जाने क्या ग्रंथियां लेकर के बैठे रहते हैं और इस प्रकार के किस्से जो हैं, इस प्रकार के कांड जो हैं, वो घटनाएं जो हैं वो कर देते हैं। परमजीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगी कि आप जो भी देख रहे हों, जो भी सुन रहे हों, वो यहाँ पर कमेंट अवश्य करें और मेरी इस लाइव को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ और लोगों को भी लाभ होगा। शायद कोई और बच्चे या पेरेंट्स जो हैं इस समस्या से जूझ रहे हों, भगवान ना करे कोई और ऐसी ही तैयारी कर रहा हो, तो वो इस घटना से, दुर्घटना से बच सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अवश्य ही इसको शेयर करें अभी का भी, तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि आप घर में अपने बच्चों के साथ संवाद बनाएं, बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, क्योंकि जहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है वहीं पर ही इस प्रकार के मन में विकार आने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति हम बात नहीं कर रहे हैं और अंदर ही अंदर गुस्सा लेकर के बैठे रहते हैं। तो ये गुस्सा जो है, क्योंकि ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एकदम से उसके मन में आया और उसने अपने फादर के ऊपर गोली चला दी। मुझे लगता है वो काफी सालों से मन ही मन के अंदर उसके कुछ था, पिता के प्रति दुर्भावना थी, जो उसने सोच रखा था कि मैं इन्हीं की रिवॉल्वर से, अब एकदम से उसको कहाँ उनकी रिवॉल्वर मिल गई। और एक मैं माता पिता से ये भी कहना चाहूंगी कि यदि एक तो आप हथियार ही ना रखें, लेकिन यूपी बिहार में तो रिवाज ही है कि सबके घरों में शादियां होती हैं तो सब जो है अपना अपना फायर करने लगते हैं और उसमें कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी मैंने कई बार सुना है हो जाती हैं। बहुत से लोगों की यहाँ तक कि दुल्हा दुल्हन की डेथ होते हुए मैंने देखी है, सुनी है। तो मैं यही कहूंगी कि आप हथियार ना रखें। और वैसे भी एक नियम है, लाइसेंस बनता है, मिलता है, उसका मकसद यही है कि आपके पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, कोई भी ऐसा हथियार है, उसका मतलब यही है कि आप अपने हथियार को बहुत बचा करके रखें, किसी दूसरे के हाथ में ना जाए, जिससे कि उसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन यही हो रहा है, जब भी सुनो तो वो यही हो रहा है। तभी तो ऐसे करते हैं बच्चे, उन्हीं के घर में, तो जिनके घर में ये हथियार होते हैं वो ही मर जाते हैं, वो ही मार दिए जाते हैं, खुद ही बोलते हैं कि सफाई करती बार ऐसा हो गया। तो बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी हमें। और बच्चों को यदि गुस्सा आ रहा है तो बच्चों को आप काउंसलिंग करवाएं, बच्चों को आप दिखाएं, स्पेशल काउंसलर के पास लेके जाएं कि बच्चा गुस्से में है, तनाव में है, वो बहुत चुप चुप रहता है, बात नहीं करता है, इस प्रकार के सिम्टम यदि दिखते हैं तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग जरूर बच्चों की करवानी चाहिए। और उसके बाद आप यदि बच्चे को मानसिक तनाव है तो उसको नजरअंदाज ना करें कि नहीं बड़ा हो रहा है तब ये चुप है। आजकल का माहौल ही ऐसा बन गया है कि बच्चे कुछ ना कुछ। और दूसरी बात, उसकी भावनाओं को समझें कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी पूरी बात सुने। आप जब उसकी पूरी बात सुनेंगे तो वो उसको लगेगा कि नहीं मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, भले ही आप माने नहीं, उसकी बात सुने पूरी। और बड़े प्यार से उसको मना करना है तो बड़े प्यार से धीरे धीरे आप उसकी मन की बात को समझ तो लें पहले कि वो चाहता क्या, उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी कहीं दोस्ती है, गलत व्यक्ति से दोस्ती तो नहीं है, गलत लड़की से तो दोस्ती नहीं है, गलत बच्चे से तो दोस्ती नहीं है, या किसी से वो किसी तनाव में तो नहीं आ गया है, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जॉब पे रहेंगे, अपने काम में रहेंगे, बच्चों के पास समय नहीं, क्योंकि समय ही ऐसा है, नहीं है सबके पास समय, क्योंकि जॉब ही ऐसी है, दोनों जॉब करते हैं तो कैसे समय होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पैसों से ज्यादा, जॉब से ज्यादा बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, माना, लेकिन जब आपके बच्चे आपके ऊपर गोली उठा करके आपको ही कत्ल कर देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा दुनिया ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि बच्चों को जरूर आप संभालिए, अपने बच्चों को बातचीत करिए, काउंसलिंग करिए। और गुस्सा कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी स्किल है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं समझती हूँ ये सबके बस की बात नहीं है। मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में प्रॉब्लम नहीं होती है, या मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैं गुस्से में, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हम यदि कोशिश करें, बातचीत करें, अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं भी इसमें से, मैं भी आपके लिए बोल रही हूँ नहीं, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, मैं खुद को भी समझा रही हूँ। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं भी माँ हूँ, मेरे परिवार में बच्चे हैं, रिश्तेदारों में बच्चे हैं, तो मैं सबके लिए, ये सारे समाज के लिए बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये इस प्रकार का जो समस्या है इसको सुलझाने का यही है कि बच्चों से बात करें, कम्युनिकेट करें उनके साथ, टेंशन फ्री रखें बच्चों को, उनको समय दें, जैसे भी हो सके आप उनको समय दें। 1 मिनट के लिए प्रेमलता धीमान जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
पूनम शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। कृपया सभी मेरे को कमेंट करें, भले ही आप थंबनेल दें, भले ही आप लाइक अंगूठा दिखाएं, कुछ भी करें, राधे राधे लिखें, आप कमेंट कीजिए प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। और आप शेयर करें मेरी इस लाइव को, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी परवरिश जो है बचपन से ही अच्छी करें। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे 20-22 साल के हो गए, 18 साल के हो, अब हमें उन्हें समझाने लगेंगे, कभी नहीं होगा। जब कहते हैं ना कि जब घड़ा जो है वो पक जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कच्चे घड़े को आप जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, ये तो सब सुना है, सब जानते हैं। वही बात लागू होती है हमारे बच्चों पे। यदि हम बचपन से ही बच्चों को समझाएंगे, उनकी परवरिश अच्छी करेंगे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जितना हमारे बचपन में हमें डंडे पड़ते थे, हमें डांट पिटती थी, अभी तक भी हमें अपने माता पिता का जितना डर होता था, मुझे नहीं लगता आज के बच्चों को वैसा डर होता है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को डराएं, धमकाएं, डंडा उठाएं, मारे पीटें, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल थोड़ा सा डर बच्चों को बहुत जरूरी है। वो माँ का हो चाहे पिताजी का हो, बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटते हैं, और बच्चे इतने नाजुक हो गए कि जैसे ही उनको थोड़ा सा किसी ने स्कूल में डांटा, किसी ने आउटसाइड डांटा, बाहर डांटा, पढ़ाई में आगे चले गए, किसी ने बच्चे ने डांट दिया, कहीं भी वो डांट सुन ही नहीं सकते। और आगे जाकर के लड़कियां ससुराल में डांट नहीं, सास कुछ बोल देगी तो केस हो जाएगा, घर टूट जा रहे हैं, पति ने कुछ बोल दिया तो नहीं सुनेंगी। ये लड़कों की भी बात है, घर वाली ने कुछ बोल दिया तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज तक तो मैंने जी सुना नहीं है। मुझे लगता है कि परवरिश इस तरीके से बच्चों की जाए कि थोड़ा सा उनको घड़े की तरह आकार, अच्छा आकार दिया जाए, ताकि वो बाद में उनको आकार देने की जरूरत ही न पड़े। उनको बचपन से इस तरह की आदतें डालो, परवरिश उनकी ऐसे करिए कि वो थोड़ा सहन करना सीखें। वो किसी ने अगर डांटा तो उनके एकदम से उनकी धड़कन तेज ना हो जाए, उनके आंसू ना निकले, बल्कि वो परिपक्व होंगे, नहीं डांट तो हमें पिटती है, क्या है, हमें तो आदत है। ढीठ नहीं बनाना है उनको, ज्यादा डांट नहीं देनी है, मतलब थोड़ा सा उनको आदत होनी चाहिए। अब उनको डर भी नहीं है, उनको डांट की आदत नहीं है, तो वो एकदम से आपने डराया कि नहीं तू नीट पढ़ ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तेरे दोस्त कर, तो वो एकदम से दुखी हो जाएगा, वो एकदम से तनाव में आ जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। तो कृपया इस प्रकार, और उनको बहुत अच्छे संस्कार दीजिए। ये बार बार मैं बोलती हूँ, बार बार मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। उनको अच्छे मूल्य जो है वो आप सिखाएं, ताकि वो अपने संस्कार बने रहें। बड़ों का सम्मान करना, अब ये बड़ों का सम्मान करना यदि इसको आता बच्चे को, तो शायद ये नहीं करता, मुझे लगता है लगाव ही नहीं होगा फादर से। और यहाँ तक भी बात आ रही है कि इनके घर के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहां पर रामलीला, ये हर साल इनके पिताजी तो रामलीला करवाते थे, जिसमें ये बच्चा जो था वो मेघनाथ का रोल करता था। और सब लोग हैरान है कि ये बहुत ही मेघनाथ रावण का पुत्र हुआ और बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र था, वो जैसा रावण बोलता था वैसा मानता था। तो सब लोगों का यही अचंभे में है लोग कि ऐसा उस लड़के ने कैसे कर दिया। तो वो ही है कि अब भगवान जाने क्या उसके मन में आया, बात ही नहीं हो पाई शायद, या उसको क्या टेंशन थी, क्या तनाव था। चलिए, ये तो रही वो बात। अब मैं यही कहूंगी कि आप दोबारा से ऐसा ना हो। सोशल मीडिया पर आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े वाली बातें देख रहे हैं, मार काट वाली देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपका क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके हाथ में पढ़ाई के लिए उसने मोबाइल लिया है या टीवी पे वो मार धाड़ की फिल्में देख रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें मुझे लगता है कि जब बच्चा देखता है तो उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। वो बड़ा भी हो, उसका जिस प्रकार का वो देखता है वैसा उसके मन में आता भी है। अब नीले ड्रम वाली बात उसने कहाँ से सीखी? 100% मैं कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार की खबरें चलती हैं, जिस प्रकार से नीले ड्रम के हादसे हुए हैं, उस बच्चे ने भी ध्यान में रखा होगा कि नहीं, नीले ड्रम में जो है वो ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका समर्थन नहीं कर रही हूँ, बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है, मैं इसकी निंदा करती हूँ ये। लेकिन यही वो कारण है कि सोशल मीडिया पर जिसका ज्यादा विस्तार होता है जिन बातों का, उन बातों से कुछ ना कुछ बच्चा जो है वो सीखता ही है। अच्छी का विस्तार होगा तो अच्छा सीखेगा, बुरे का विस्तार होगा तो बुरा सीखेगा। तो कृपया सोशल मीडिया में उतनी ही चीजें बढ़ाएं, उतनी ही चीजें रखें, उतना ही एक हद तक। नीले ड्रम का तो इतना मजाक हो गया था कि हर जगह सबने, लोगों ने, जो क्रिएटर्स थे, सबने नीला ड्रम नीला ड्रम। तो कृपया संभलें ऐसी चीजों से। आप उनकी निंदा करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, मैं निंदा करूंगी इन चीजों की। और जो भी आए हैं, जिनका भी नाम किसी का ऊपर चला गया हो, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। चलिए, तो ये कुछ थोड़ी सी बातें। एक, आप हथियार न रखें। आप सोशल मीडिया पर बच्चे को
ताकते रहें कि नहीं वो बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिलता है, उसकी दोस्ती कैसी है, और आप उसके स्कूल में जाएं, देखें वहां पर वो क्या करता है, टीचर्स के साथ उसका कैसा बिहेव है। यदि वो पेरेंट्स से अच्छा बिहेव नहीं तो मुझे नहीं लगता टीचर्स के साथ भी उनका सम्मान भी करता है। ये सब बातें बच्चों को बचपन में सिखाई जाती हैं। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से यही है कि कुछ ना कुछ रहा है उस बच्चे ने जो ये हादसा किया। बच्चे के साथ मुझे सहानुभूति तो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे 21 साल का बच्चा है, मैं एक माँ हूं, मुझे दुख भी लग रहा है कि बच्चे को कितने अच्छे से पाला था माँ बाप ने, अब कहाँ जेल में सड़ेगा वो। और उसके साथ बिल्कुल मैं कहती हूँ कि उसके साथ यही होना चाहिए, बहुत कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। वो तो नाबालिग भी नहीं है, बहुत दुख की बात है। और दूसरा केस इंदौर में हुआ है जिसने अपनी उसको गर्लफ्रेंड को मार दिया है, और क्या घिनौनी हरकत की है उसके साथ। इन सब चीजों की निंदा बार बार सोशल मीडिया पर होनी चाहिए, और अपने बच्चों को बार बार बताएं कि यदि आप गलत करेंगे तो आप भुगतने के लिए तैयार रहें। बच्चों को कानून पढ़ाइए, कानून की शिक्षा जो है वो स्कूलों में पूरी तरह से, मुझे लगता है एक ऐसी किताब आ जाए जिस पर कि आपको पूरा कानून हो, बच्चों को पढ़ाए जाए, बच्चों को डराया जाए। डराने का मतलब कि बच्चों के मन में ऐसा डर हो कि यदि हम गलत करेंगे तो भुगतने के लिए तैयार रहें। तो कृपया इन कुछ बातों को मैं सोच रही थी कि नहीं, सोशल मीडिया पर विस्तार करना चाहिए, बताना चाहिए, इन पे वार्तालाप होना चाहिए। तो जो आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे इस वक्तव्य को सुना और आगे भी प्रसारित होगा। जो भी इसको सुनेंगे, मुझे लगता है तो ज्यादा नहीं तो आप इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, अपने पड़ोस में वार्तालाप करें, अपने बच्चों से वार्तालाप करें। यदि संवाद खुलकर करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, खुलकर बातें होंगी, तो बच्चे जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो आपस में बैठ करके सारा परिवार बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हल जो है वो निकलेगा। और किसी का इस प्रकार से जघन्य हत्या कर देना, इस प्रकार के कांड जो हैं बच्चा करने से बच जाएगा, दोबारा से कोई ऐसा नहीं होगा। और नशा, अब यहाँ पर ये बात भी आती है, फादर ने नशा कर रखा था, बेटे ने भी कर रखा था शायद, क्योंकि पिता करेगा तो बच्चा तो सीखेगा ही। तो कृपया मैं तो सबसे यही कहूंगी, माता पिता से, माताएं भी आजकल करने लगी हैं, तो कृपया नशे से दूर रहें। किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा ही आपको गर्त की तरफ ले जाता है। यदि नशा न किया होता तो शायद फादर भांप लेता, बेटा भी ना करता, शायद बच जाते। जिंदगी जो है बहुत बहुमूल्य है। अब सब चीजें धरी की धरी रह गई, इज्जत उछली वो, और बच्चे की जिंदगी और खराब हुई। और जो छोटी बच्ची जो 11th में पढ़ रही है, उसकी क्या दशा होगी, वो क्या जीवन जिएगी, बताइए। बहुत ही दुखद है। और मैं यही कहूंगी कि सोशल मीडिया पर भी माताएं जो हैं या फादर या जो भी सोशल मीडिया यूज करता है, किसी भी प्रकार का गलत कंटेंट को आप निंदा करें, उसके आप रिपोर्ट करें। वो रिपोर्ट करते हैं तो फिर वो नहीं आता है। इस प्रकार की चीजें आप गलत तरीके से जो प्रसारित हो रही हैं, जो बच्चों को बिगाड़ रही हैं, जो डरावने दृश्य जो हैं या इस प्रकार के कोई भी मैसेज जो है, संदेश जो है, रील जो है वो ना हो, ताकि हमारा बच्चा जो है वो गलत कदम ना उठाए, यहाँ इतना गलत कदम कि वो हमें ही मारने के लिए आ जाए। तो कृपया मुझे लगता है कि सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है, सरकारें इतना कर सकती हैं। और सरकारों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, आशा करती हूँ कि सरकारें एक अच्छा काउंसलर जो है वो हर स्कूल में दें, ताकि बच्चे अपनी मन की बात उनके से कह सकें और वो बच्चों को कुछ ना कुछ समझा सकें, बच्चों को टेंशन फ्री कर सकें, बच्चों को सुझाव दे सकें। और दूसरा, कानून के बारे में हर स्कूलों में हर बच्चों को शुरू से ही, जब वो समझने लगते हैं, कानून का पढ़ाई जो है बच्चों को हो, ताकि बच्चों को पता लगे कि क्राइम क्या है और इसकी भुगतान क्या है, इसकी सजा क्या है। इस प्रकार का यदि बच्चों को पता होगा तो शायद बच्चे डरेंगे, मुझे यही लगता है। कि और नाबालिगों को, एक तो जो नाबालिग ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नाबालिगों को कोई इतनी ज्यादा सजा दी जाती है। जैसे कि अभी हिमाचल में नाबालिग ने इतना दुष्कर्म किया था, उसको छोड़ दिया गया, छोड़ना ही हुआ, मतलब सुधार गृह में चला गया होगा। अभी दिल्ली में जो साहिल धनेश्रा को जिसने रौंद दिया है, उस बच्चे को पेपर देने के लिए घर पर जमानत मिल गई है, वो घर आ गया है। यदि इस प्रकार की नाबालिग के साथ, मुझे नहीं लगता कि नाबालिग, यदि इतना बड़ा क्राइम, अभी एक मैं और पढ़ रही थी, बच्चे ने 16 साल की लड़की साथ 15 साल की लड़के ने दुष्कर्म किया। अब वो छोटा है लड़की से, वो कहीं ले जाके लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उसको छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि हम नजीर पेश कर रहे हैं, हम मिसाल कायम कर रहे हैं, क्योंकि हमने नाबालिग को कोई सजा नहीं दी।
उसकी माँ को बुलाया जाता है कि आप बच्चे को घर ले जाइए, इसको समझाइए, 6 महीने बाद इसका व्यवहार देखेंगे तो फिर हम फिर देखेंगे इसको। तो ये कहाँ का, मुझे नहीं लगता कि ये न्याय है, ये अन्याय है। आप यदि नाबालिगों को इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा, हमारा कानून इतना घटिया है, यदि नाबालिगों को इस तरीके से जघन्य अपराध करने के बाद नाबालिगों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो सारे नाबालिग बोलेंगे कि चलो अपने नाबालिगपन में कर लो आप क्राइम, फिर तो पकड़े भी नहीं जाएंगे, बाद में क्या करने, अभी कर लेते हैं। मुझे लगता है गलत मैसेज आता है इससे। तो कृपया आप सभी सचेत रहें, सतर्क रहें, अपने घर से ही सतर्क रहें। मैं तो कहूंगी अपने बच्चों के मन में क्या मैं नहीं कहती सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन क्या पता किसके बच्चे के मन में क्या बात पनपरी है, कहाँ घात लगाए बैठा है, किसको क्या, जरूरी नहीं कि पेरेंट्स को मार रहा है, वो और किसी के साथ तो नहीं कुछ करने की सोच रहा। तो कृपया अपने बच्चों को समझें, बात करें, उनके मन की भावनाओं को पढ़ें, उनको अच्छा कंटेंट उनके आगे परोसें, उनको अच्छी लाइब्रेरी में ले करके जाएं, उनका ऊपर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपका पैसा कमाते कमाते आप एक दिन बच्चा जो है वो आपका ही दुश्मन बन बैठे और उसका भविष्य जो है वो गलत में चला जाए। बहुत जल्दी मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं, जो बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काम का समय है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और आप ज़रूर इस मेरी लाइव को शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें, आपको कैसा मुद्दा जो है मेरा कैसा लगता है। मेरे YouTube चैनल मन की लेखनी को सब्सक्राइब करें, पेज मन की लेखनी को भी आप फॉलो करें और जुड़े रहें। ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा मुद्दा है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं उस पर बात करना चाहूँगी। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे से जुड़े रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखापत्। सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों। और जिनका भी आज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। इसी शुभकामना के साथ मैं आज आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।